बांधी और फिर अपने पति की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद फिर वो रात भर जाग कर अपने पति की लाश के टुकड़े। खौफे खुदा जब दिल के अंदर से निकल जाए मेरे अजीजों, तो फिर इतने बड़ा गुनाह का इर्तिकाब होता ही होता है। इंसान इतने बड़े गुनाह की तरफ कदम बढ़ा ही देता है, तभी इस काम को अंजाम दिया जाता है। होता क्या है बागपत मर्डर केस के बाद में कि जिस तरीके से उन बच्चों ने अपने उस्ताद की बीवी को और 2 बच्चों को हथौड़े से, जिससे कारीगर काम करते हैं, जिससे मिस्त्री काम करता है, उस हथौड़े से जब तक मारते हैं जब तक कि उनका सर नहीं फट जाता, जब तक उनकी जान नहीं निकल जाती। ऐसा ही केस सामने आया है। थोड़ा सा वक्त मैं आपको लूंगा, पूरा वीडियो देख करके जाना, तभी आपको पता चलेगा, तभी आपको पता लगेगा कि आखिर हुआ क्या है। वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाना। अगर वीडियो पर आ ही गए हो तो पूरी जानकारी लेकर जाना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करो। शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ऐसी हैवानियत का सबको पता चल सके, ऐसी दरिंदगी का सबको पता चल सके कि ऐसा करने वालों का अंजाम फिर क्या हुआ करता है। एक औरत ने अपने शौहर का कत्ल किया और कत्ल करने के बाद में 14 महीने तक उसका पता ही नहीं लगने दिया कि आखिर वो गया कहां। बता दिया कि दुबई जाकर के काम करने लगा है, दुबई चला गया है। 14 महीने के बाद में जब उसका कोई अता पता नहीं चला तो फिर महल्ले वाले परेशान हुए। जब दबाव डाला गया तब उसने कबूला, क्या बताया और क्या पूरी कहानी थी, इस वीडियो में देखेंगे। बने रहिए पूरी वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल आरएन वॉइस में पहली मर्तबा आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। हम इसी तरीके से आपके सामने खबर लाते रहते हैं और इंशाल्लाह लाते रहेंगे। बिना किसी देरी के हम चलेंगे वीडियो की तरफ। रस्सी से बांधी और फिर अपने पति की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद फिर वो रात भर जाग कर अपने पति की लाश के टुकड़े करती है और उनको गड्ढा खोद कर किचन में ही छिपा देती है, और फिर बाहर आती है और सबको बताती है कि उसका पति तो दुबई चला गया है। सबको यकीन हो जाता है। लेकिन 14 महीनों तक जब पति का कुछ पता नहीं चलता तो पुलिस पति को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस चारों तरफ पति को ढूंढ रही थी, रिश्तेदार उसके पति को ढूंढ रहे थे। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि जिस पति को ढूंढा जा रहा है, जिस समीर को ढूंढा जा रहा है, वो घर के ही किचन के अंदर दफन है। और 14 महीनों के बाद पुलिस के हाथ कुछ ऐसा क्लू लगता है कि फिर पुलिस किचन में पहुंचती है और पति की जो कंकाल था उसको बाहर निकाला जाता है। लेकिन पत्नी की ऐसी शातिराना प्लानिंग कि उसने पहले हत्या कर दी, फिर टुकड़े कर दी और 14 महीनों तक पति की लाश को घर के अंदर ही छिपाकर उस घर में रहती रही। उस किचन के अंदर वह हर रोज खाना बनाती थी, चाय बनाती थी और बड़े ही सुकून के साथ उस घर में रहती रही। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया और किस वजह से, इतनी प्लानिंग के बाद भी उसका खुलासा कैसे हो गया, इस पूरी घटना को जब आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपका दिल छोटा है तो आप इस घटना को ना सुने। तो चलते हैं और जो घटना है उसको शुरुआत से मैं आपको बताता हूं। तो चलते हैं। बताओ। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो अहमदाबाद की है। अहमदाबाद के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1 नवंबर 2025 को जो क्राइम ब्रांच है उसके पास फ़ोन आता है और एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। दूसरी तरफ से एक शख्स बोलता है कि साहब मुझे कुछ बताना है। बात यह है कि जो अहमदाबादी रॉ हाउस है वहाँ पर A6 एक फ्लैट है, मतलब एक घर है, और उस घर का ही रहने वाला समीर जो अपनी पत्नी रूबी के साथ रहता था, लेकिन अचानक से वो 14 महीने पहले गायब हो गया। और 14 महीनों से वो गायब है। उसकी पत्नी ने सबको ये बताया कि वो मतलब दुबई चला गया है और दुबई में रहकर काम कर रहा है। वो यहाँ पर आएगा लेकिन थोड़े टाइम के बाद। लेकिन हमने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। जब क्राइम ब्रांच को ये खबर मिलती है तो क्राइम ब्रांच की टीम खुफिया तरीके से जांच पड़ताल शुरू करती है और क्राइम ब्रांच को पता चलता है कि समीर अंसारी, जिसने रूबी से 5 साल पहले लव मैरिज की थी और ये बिहार का रहने वाला था, और लव मैरिज करने के बाद ये अहमदाबाद का जो फतेहबाड़ी कनाल का अहमदाबादी रॉ हाउस के A6 में अपनी पत्नी के साथ रहता था और लगभग ये 3 साल से यहाँ पर रह रहा था। लेकिन अचानक से ये 14 महीने पहले गायब हुआ है। क्राइम ब्रांच को इस बात पर पक्का हो जाता है। जब पड़ोसियों से बातचीत की जाती है तो पड़ोसी बताते हैं कि जो पत्नी रूबी है उसने ये बताया है कि वो तो दुबई में है। लेकिन पड़ोसी ये भी बताते हैं कि रूबी के पास ना ही उसके पति के कोई फ़ोन आता, ना पति एक भी बार मिलने के लिए आया। लेकिन जो पत्नी है वो यहाँ पर एक युवक रहता है इमरान, उसके साथ ही अब घर में रहती है। मतलब अब अलग अलग नहीं रहती। इमरान उसका प्रेमी है और प्रेमी के साथ वो उसी घर में रहती है जिस घर में ये सारी घटना हुई थी।
और अभी लगभग 15 से 20 दिन पहले ही उसने जिस घर में वो रहती थी, मतलब जो उसका खुद का घर था, उस घर को खाली कर वो चली गई है और दूसरी जगह पर रह रही है इमरान के साथ। और जब ये क्राइम ब्रांच को बात पता चलती है तो क्राइम ब्रांच को भी ये बात हजम नहीं होती कि भला सही बात जो रूबी का घर था उस घर को उसने छोड़ दिया और प्रेमी के साथ दूसरी जगह रह रही है और अपने घर में उसने किराएदार रखवा दिए हैं। अब पुलिस और छानबीन में लग वहीं पुलिस समीर के नंबर के बारे में पता करती है कि शायद समीर का नंबर चालू हो, उसकी लोकेशन निकाली जाती है कि लास्ट टाइम समीर कहाँ पर था। तो पता चलता है कि 14 महीने पहले लास्ट टाइम समीर की जो लोकेशन थी वो उसके घर की थी और समीर कोई दुबई वगैरह नहीं गया। सब कुछ पुलिस पता कर लेती है, कोई ट्रांजैक्शन समीर की आईडी से नहीं हुआ। वहीं समीर अंसारी के परिवार में जो बिहार के रहने वाले थे उनसे बातचीत की जाती है, उनसे पता किया जाता है तो वो पता चलता है कि समीर के पिता का इंतकाल हो गया था लगभग 1 से 1.5 साल पहले और उसके बाद से ही समीर पूरे तरीके से अपने परिवार से, रिश्तेदारों से कट गया था। कोई भी बातचीत वो अपने परिवार से नहीं करता था और दूसरी बात कि इसने रूबी से लव मैरिज की थी तो इसलिए परिवार भी इससे कोई खास मतलब नहीं रखता था। लव मैरिज तो के कुल बाद मिलाकर में समीर घर का ये अंसारी हो जाया पूरे करता तरीके है। से अकेला था। तू चाहे अब जो जैसी पुलिस का चाहे शक जिंदगी था वो गुजार। सीधा जाता है कि उसकी पत्नी रूबी पर और उसके प्रेमी इमरान के ऊपर। और अब क्राइम ब्रांच टीम का जो पूरा शक था वो रूबी और उसके प्रेमी इमरान के ऊपर जाता है और बिना देरी किए क्राइम ब्रांच की टीम इमरान को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ रूबी को भी हिरासत में ले लिया जाता है। अब दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है कि आखिर जो समीर अंसारी है तुम्हारा पति है वो कहाँ पर है, तुमने उसकी मतलब उसके साथ क्या किया, जल्दी से अपना गुनाह जुर्म कबूल कर लो, हमें खबर लग चुकी है। अब जो रूबी थी अचानक से 14 महीने बाद जब क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको पकड़ा, इमरान को पकड़ा, तो ये घबरा जाती है और घबरा कर टूट जाते हैं और बोलते हैं कि हमने तो समीर को उसकी हत्या कर दी और उसके टुकड़ों को जो किचन है, जो A6 वाला हमारा घर है, उसी के अंदर किचन के अंदर हमने उसकी लाश को दफन कर दिया है। इतना सुनना था। क्राइम ब्रांच की टीम पुलिस के साथ मिलकर उस घर में पहुंचती है और वहां पर फौरन जाकर खुदाई शुरू कर दी जाती है। जब खुदाई होती है, जब अंदर तक खोदा जाता है तो अंदर से हड्डियां निकलना शुरू होती है क्योंकि जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। जो कंकाल निकलता है उसकी कंकाल का DNA टेस्ट करने के लिए भेज दिया जाता है और तब मोहल्ले वालों को खबर लगती है कि 14 महीनों से जो समीर को लोग समझ रहे थे कि दुबई में है, वो 14 महीने पहले ही मर चुका था और उसकी पत्नी रूबी और प्रेमी इमरान ने मिलकर मार दिया। अब सवाल ये कि आखिर इन लोगों ने कैसे मारा, कैसे इस प्लानिंग को अंजाम दिया, किस वजह से मारा। जब रूबी से शुरुआत से पूरी कहानी पूछी जाती है तो रूबी बताती है कि आज से 5 साल पहले दोनों की मुलाकात हुई थी, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे समीर और रूबी, और 2 साल तक इनकी प्रेम कहानी चलती है। जो रूबी थी वो समीर के ऊपर शादी का दबाव बनाती है और समीर रूबी के साथ लव मैरिज कर लेता है। लव मैरिज से जो समीर का परिवार था वो नाराज़ हो जाता है और इसलिए समीर की दूरियां अपने परिवार से हो जाती हैं। तो यहीं पर अहमदाबाद में रूबी के साथ A6 वाला मकान था, इसमें रहने लगता है। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन रूबी बताती है कि जैसे वो लव मैरिज करने से पहले उसको प्यार करता था, वो प्यार करना पूरे तरीके से बंद कर देता है, दूरियां बनाना शुरू कर देता है और इन्हीं दूरियों की वजह से उसकी ज़िंदगी में फिर एंट्री होती है इमरान की। इमरान के साथ उसकी करीबियाँ होती हैं, इमरान के साथ उसके अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपे से नहीं छुपता और एक दिन समीर को पता चल जाता है कि जो रूबी है वो इमरान के साथ घूमती है, फिरती है, इमरान के साथ बातचीत करती है और इसी बात को लेकर अब दोनों के बीच विवाद शुरू हो जाता है। अब समीर अक्सर रूबी को मारता था, पीटता था कि तू इमरान से बात क्यों करती है, और रूबी मानने को तैयार नहीं थी, वो इमरान को छोड़ नहीं सकती थी, इमरान से वो प्यार करने लगी थी। तो बताती है कि तमाम विवादों के बावजूद मैं इमरान से बातचीत करती रहती हूँ और फिर 14 महीने पहले हद तब हो जाती है कि जो मेरा प्रेमी इमरान था वो जिस जगह पर किराए पर रहता था वहाँ से सीधा वो अहमदाबादी का जो रॉ हाउस है वहीं पर किराए का कमरा ले लेता है और ये बात समीर को पता चल जाती है कि अब तो बिल्कुल वो हमारा पड़ोसी बन गया है और पड़ोसी जो बना है वो सिर्फ मेरी पत्नी रूबी की वजह से बना है। इसलिए समीर और ज़्यादा आग बबूला और अब वो रूबी को ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है और उसी बीच रूबी समीर से बोलती है कि देखो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, अगर हमें एक दूसरे के साथ रहना है तो हमें समीर की हत्या करनी पड़ेगी। और फिर वहाँ से प्लानिंग शुरू होती है और ये दोनों प्लानिंग में एक साहिल नाम का इनका जो कज़िन है, इसका जो इमरान का, उसको शामिल करते हैं और एक फैज़ू को शामिल करते हैं जो इमरान का ही करीबी दोस्त है।
ये 4 लोग मिल जाते हैं और चारों प्लानिंग करते हैं कि पहले समीर की हत्या की जाएगी, फिर उसके बाद कुछ और सोचेंगे। और 14 महीने पहले ही ये लोग एक साथ, मतलब रात का टाइम था, चुपचाप से ये रूबी गेट खोल देती है। बाहर से इमरान, साहिल और फैजू अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद ये एक लोहे की रॉड से सबसे पहले समीर के सर पर वार करते हैं। समीर बेहोश हो जाता है, फिर उसके हाथ पैरों को रस्सी से बांध देते हैं और फिर आखिर में रस्सी से ही उसके गले को दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। अब जो समीर था वो बंधा हुआ पड़ा था। फिर ये सोचते हैं कि आखिर क्या किया जाए, तो उसमें से ये साहिल और फैजू थी, ये किचन में पहुंचते हैं और जो किचन में टाइल्स बिछे हुए थे उनको हटाना शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ ये जो रूबी थी और इमरान थे, ये दोनों जो समीर था उसकी आरी से टुकड़े करना शुरू करते हैं। ये टुकड़े करते हैं और वो दोनों दोस्त गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। गड्ढा खोदने के बाद, टाइल्स हटने के बाद, फिर जो समीर अंसारी के बॉडी के टुकड़े थे उन टुकड़ों को गड्ढे में डाल दिया जाता है और डालकर फिर वापस मिट्टी डाल दी जाती है। और फौरन एक सीमेंट की बोरी इन लोगों ने पहले से रख रखी थी, टाइल्स भी मंगा लिए थे। ये बात, इसके बारे में समीर को कुछ नहीं पता था कि सारी प्लानिंग क्या चल रही है। जब मिट्टी लगा दी जाती है तो उसके ऊपर सीमेंट का घोल डाला जाता है और फिर वापस टाइल, नए वाले जो टाइल थे उनको वापस चिपका दिया जाता है कि किसी को भी शक ना हो कि यहाँ पर कोई गड्ढा वगैरह खुदा है। और फिर सुबह के टाइम ये तीनों, साहिल और फैजू, इमरान, तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रूबी अकेली घर में रह जाती है अपने पति को किचन में दफन कर कर। और फिर सुबह उठती है और बड़े ही अच्छे तरीके से वो जाती है रोज़ाना की तरह उसी किचन में, जिस किचन में उसके पति की लाश दफन थी, वहाँ पर जाकर वो चाय बनाती है। चाय को पीती है बड़े ही सुकून के साथ, क्योंकि अब उसका पति मर चुका था। जो पति रोज़ाना कलेश फैलाता था, उसके प्यार में ही उसको हासिल करने के लिए जो कलेश फैलाता था, वो कलेश रूबी को बुरी लगती थी और उस कलेश को उसने ख़त्म कर दिया था। और सुबह जब बाहर जाती है तो बताती है सारे पड़ोसियों को, जो मेरे पति है समीर, वो दुबई चले गए हैं, अब वो दुबई में रहेंगे और मैं यहाँ पर अकेली रहूँगी। और उसके कुछ महीनों के बाद फिर वो इमरान के पास आ जाती है, इमरान के साथ उस घर में रहने लगती है। लोगों को शक तो होता है कि आखिर अचानक से समीर पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि समीर किचन में दफन था। लेकिन ये जो रूबी थी, इसको उस घर के अंदर थोड़ी सी बेचैनी हुआ करती थी, इसलिए कुछ दिन पहले इमरान से बोलती है कि यहाँ से चल रहे हैं, कहीं और रहेंगे और इस घर में किसी और किराएदार को रख देंगे। और जो किराएदार आए थे, जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की कि तुम्हें मतलब पता नहीं था कि ये लोग मतलब क्यों यहाँ से खाली कर कर गए, तो किराएदार ये बताते हैं कि हम लोगों को इस घर के अंदर बेचैनी हुआ करती थी और अजीब सी गंध लगती थी, अजीब सी बदबू आती थी, लेकिन हम नहीं समझ पाते थे कि आखिर ये बदबू कहाँ से आती है। लेकिन बदबू किचन में से आती थी। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान है कि भला इन चारों ने प्लानिंग कर कर, एक पत्नी ने अपने पति को इतनी खौफनाक मौत दे डाली, उसने इतनी शातिराना प्लानिंग कर डाली। पुलिस ने इमरान और रूबी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं साहिल और फैजू फरार हैं, उनको भी पुलिस चारों तरफ ढूंढने में लगी हुई है, उनको भी ढूंढ कर गिरफ्तार कर कर जेल भेजा जाएगा। लेकिन इस घटना के बाद जो मेरठ की मुस्कान रस्तोगी थी, उसको भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इस रूबी ने तो इतनी शातिराना प्लानिंग की कि 14 महीनों तक खुलासा नहीं होने दी। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसे क्रिमिनल और ऐसे ही शातिराना प्लानिंग और इतनी खौफनाक मौत देने वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ क्राइम चल रहे हैं, अभी तक क्राइम करने वालों को सज़ा नहीं मिल पाई है। आप सोच कर देखिए, इतने सालों में इतने क्राइम हो गए, किसी को कोई सज़ा मिली नहीं मिली, सिर्फ वो लोग जेल चले जाते हैं, जेल में रहते हैं और बस कोई सज़ा नहीं होती। तो ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपने पूरी वीडियो देख ही ली होगी कि किस तरीके से दिल के अंदर इतनी नफरत और सिर्फ एक मोहब्बत को लेकर के, ये मोहब्बत ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छों को लेकर डूब जाती है। मोहब्बत ऐसी चीज है कि बड़े से बड़ा गुनाह इसका इर्तिकाब करने पर मजबूर कर देती है और वो करना ही पड़ता है और वो कर देता है इंसान। आप तसव्वुर करें कि कोई बीवी अपने शौहर को मारे, उसके छोटे छोटे टुकड़े करे और करने के बाद फिर किचन के नीचे दबाए, फिर उसके ऊपर मतलब उसको प्लान करके, उसके टैले लगा करके फिर उसके ऊपर चाय भी बनाए। कितना बड़ा दिल चाहिए ये सब काम करने के लिए। लेकिन बात हकीकत है, मैंने जैसे शुरू में कहा, जब खुदा का खौफ दिल के अंदर से निकल जाए, बड़े से बड़ा गुनाह भी उसका एहसास नहीं हुआ करता। ये बात हकीकत है। कितने से कितना बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए, उसका एहसास ही नहीं होता कि हमने आखिर किया क्या है। लेकिन एक बात और, बुरे काम का
बुरा अंजाम होता ही है। कोई ये समझे कि मैंने ये बुरा काम कर दिया तो मैं बच जाऊंगा, भले ही 14 महीने के बाद, लेकिन पकड़ी जरूर गई। और यहां तक कि जिन ने भी उनकी मदद की थी, 3 लड़कों ने मदद की थी, तो उसके आशिक ने और फिर उसके दोस्तों ने, जाना उसको भी पड़ा, जाना उन सबको भी जेल पड़ा। बहरहाल आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है, कमेंट करके जरूर बताएं कि आखिर इसको क्या सजा मिलनी चाहिए, किस तरीके से इसका हिसाब किताब होना चाहिए। खुदा की तरफ से तो इस पर लानत है ही, लेकिन दुनियावी कानून के हिसाब से इसे क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। आप कमेंट करें, राय मशवरा जरूर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।